जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काबरा ज्वेल्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितने करोड़ का ये कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एंकर लिस्ट की बात करें तो इसकी एंकर लिस्ट में ज़्यादा कोई बड़े नाम शामिल नहीं है। अगर हम देखें तो राजस्थान ग्लोबल, साइन स्टार, विकासा इंडिया एंड नेक्टा ब्लूम्स, ये जो इसके एंकर इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ 4 ही नज़र आ रहे हैं, जिनके थ्रू अगर हम टोटल शेयर देखें तो कंपनी ने लगभग 8,49,000 शेयर उनको लोकेट किए हैं, जिनकी अगर हम टोटल वैल्यू अगर निकालेंगे तो अप्रोक्स 11 करोड़ के आसपास वो नज़र आ रही है। यह जो सारे के सारे जो इन्होंने शेयर लॉट किए हैं वो हायर प्राइस पे किए हैं, जो इसका कट ऑफ प्राइस है 128 रुपये पर शेयर के हिसाब से। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के थ्रू काफ़ी अच्छा फंड जुटा लिया है, तो म्यूचुअल फंड इसमें कोई इन्वेस्टेड नहीं है। और इसकी अगर हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ टोटल लगभग 40 करोड़ का कंपनी लेके आई है, जिसमें ऑलरेडी 11 करोड़ वो जुटा चुकी है, और सारा का सारा ये फ्रेश इशू से रेज कर रही है। इसका जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने 121 से 128 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लॉट में 1000 शेयर ये आपको ऑफर कर रही है। 20 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। और अगर हम इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो 22 जनवरी के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 90% की हिस्सेदारी है, जो घट के 63% की रह जाएगी। तो अच्छी खासी प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है उसके नाम से ही क्लियर है, काबरा ज्वेल्स लिमिटेड। तो कंपनी रिटेल ज्वेलरी का बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। 2010 से कंपनी यह बिजनेस कर रही है, जिसमें इसका जो मेनली अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें कंपनी गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर के जो गहने होते हैं वो बेचती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो अहमदाबाद में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे कंपनी के 6 शोरूम नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक में तो कंपनी डायरेक्ट अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे चेन, रिंग एंड पेंडेंट्स वो डायरेक्टली खरीदती है, फिर उनको डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेच देती है। तो वो एक ट्रेडिंग का इसमें काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा कंपनी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इसके प्रोडक्ट हैं, नेकलेस, टिक्का, ईयरिंग एंड ब्रेसलेट, उनका डिज़ाइन बनाती है, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर अपने कस्टमर्स को वो बेच देती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो उसमें रिंग, ईयरिंग, पेंडेंट, नोज, ब्रेसलेट, चेन, नेकलेस एंड बैंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस नज़र आ रहा है। इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल का जो डाटा अवेलेबल है, 112 करोड़ का इसका जो रिवेन्यू था 2022 में, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 165 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो वो 5 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। और कंपनी के पास लगभग 33 करोड़ के रिजर्व हैं और 103 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो रिजर्व से ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट 3 गुना वो डेप्ट लेके चल रही है, जिसके चलते ही अगर आप देखेंगे इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 3 के आसपास चल रहा है। अपनी 10 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। 12.5 के आसपास उसका ईपीएस चलता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 135 करोड़ की है। तो वैल्यूएशन तो कंपनी की ठीक ठाक नज़र आ रही है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट एक यही देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और कंपनी यहाँ से 40 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए ही रेज कर रही है, जिसमें मेनली अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर जो लोन चल रहा है कंपनी उसकी पेमेंट करेगी, उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 40 करोड़ में से जो मेजरली हिस्सा है वो कंपनी अपनी डेप्ट पे करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर जो 103 करोड़ की डेप्ट नजर आ रही है वो हमें कम होती हुई नजर आ सकती है। इसका जो आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 75 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 59% के आसपास फिलहाल चल रहा है। और एक लॉट में कंपनी 1000 शेयर ऑफर कर रही है। 75 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो पर लॉट अगर हम देखें तो ये आपको लगभग 75,000 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट में बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो मेनली जो आईपीओ हम अप्लाई करते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें अप्रोक्स आपको 75,000 रुपये का प्रॉफिट या करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। लेकिन मैं बार बार फिर यही बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि ये जो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम है आप उसको फिक्स मान के ना चलें। वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूड क्या चल रहा है।
अगर लिस्टिंग वाले दिन मार्केट की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव रहती है तो मे भी हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है, और अगर नेगेटिव रहती है, क्या पता उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% चल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 10-20% या हमें फ्लैट प्राइस पे भी होती हुई नज़र आ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। तो करंट के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है, तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क एनालिसिस पहले से ही कर लें। यह एक एसएमई आईपीओ है, कहीं आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। फिलहाल कंपनी की जो सेल्स हैं वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, सेम प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 3 के आसपास उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो चल रहा है। हुए मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को नहीं अप्लाई करूंगा। तो मैं अगर अप्लाई करूंगा तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करूंगा। आप भी इन एसएमई आईपीओ में अपना कोई डिसीजन लेने से पहले खुद से अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।